पहले तो लोग सिर्फ डर दिखाते थे, लोग डर दिखाते थे कि भाई भाजपा को नहीं वोट करोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। कोई मुसलमानों को डर दिखाता था कि भैया लालू जी को वोट नहीं करोगे तो भाजपा वाला तुमको देश से बाहर निकाल देंगे। नीतीश जी ने वृद्धा पेंशन सिर्फ इसलिए बढ़ाया है कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग 2000 चीख चिल्ला रहे हैं। उनको लग गया कि अब लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है। जनसुराज कह रहा है कि हम आएंगे तो 2000 रुपए पेंशन हो जाएगा, तो उन्होंने आनंद फानंद में 1100 रुपए किया है। क्या है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसमें भागीदारी, सीट पे बंटवारा हिंदू मुसलमान देकर के किया जा रहा है या फिर कुछ जेन्युइन तरीके से जो नहीं, ये बात बाकी दलों ने कहा है और हम कर रहे हैं। और बताता हूं, जो बीजेपी के कैडर वोट माना जाता है अगड़ा वोट, वो सिर्फ इसलिए बीजेपी को देता है क्योंकि उसको कोई विकल्प नहीं था लालू जी को हराने के लिए। आज लालू जी को हराने के लिए जनसुराज एक विकल्प के रूप में है। मनीष कश्यप हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने विधिवत रूप से जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके कार्यक्रम है कि जगह जगह पे पार्टी का प्रचार करना हर नेता हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। अगर उसी क्रम में शेड्यूल बनता है तो हमारे यहाँ आएंगे और जनसुराज कर सकते हैं या फिर उनको पार्टी में प्रचार के लिए रखा गया है। उनका काम करते थे और उन्होंने 1-2 नहीं 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाया हुआ है अपने चुनावी प्रबंधन से। वो भाजपा के लिए भी किया है, तो क्या आरजेडी और जेडीयू का जो महागठबंधन है उसके लिए उन्होंने नहीं किया है। नीतीश जी की जब लुटिया डूब रही थी तो कौन बचाया है? प्रशांत जी बताएं। की बात हो गई, दुनिया को ये बात समझ में आता है कि चाचा मानसिक रूप से अब राज चलाने के लायक नहीं है और भतीजा आ जाए तो गुंडा राज दोबारा वापिस आ जाएगा। और बिहार के जनता को गुंडा राज नहीं चाहिए, बिहार को जनता का सुंदर राज चाहिए और जनता का सुंदर राज जनसुराज दे सकता है। घुसखोरी एक दिन में रुक जाए अगर विधायक चाह जाए तो। अच्छा, लेकिन विधायक इसलिए नहीं चाहता कि जो भी विधायक रहे हैं हर विभाग से उनका कमीशन फिक्स है। अच्छा, तो जब विधायक खुद ही कमीशन लेगा तो चोरी कैसे रोकेगा? नमस्कार, मेरा नाम राजा बिहारी, आप इस वक्त मीडिया वाला देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में छोटी बड़ी नई पुरानी जितनी भी दलें हैं, सब दल की जो है कि प्रत्याशी जो है एक्टिव है लगातार क्षेत्र में। और हमें साथ सुब्रत तिवारी जी है जो कि कल्याणपुर में लगातार एक्टिव है, जनसुराज से आ रहे हैं और जनसुराज का झंडा लेकर के कल्याणपुर में लगातार भौकाल बनाए हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का। सर, कल्याणपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे पहले से स्थापित बहुत सारे दल हैं, जिन दल के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो बहुत अनुभवी है। ऐसे में आप क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ, सुब्रत तिवारी उनसे बेहतर विकल्प है? देखिए, कल्याणपुर में बहुत सारे दल नहीं है, पूरे बिहार में बहुत सारे दल हैं। जनसुराज एक विचारधारा है जो सिर्फ कल्याणपुर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब जो आपने प्रश्न किया कि जो लोग अनुभवी हैं, तो बात अनुभवी की और बात नया की नहीं है। बात है कि जो अनुभवी लोग हैं वो किस विचारधारा पे बात कर रहे हैं और हम किस विचारधारा पे बात कर रहे हैं। आज तक जो राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होता था वो बिल्कुल अलग होता था। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे लोग चुनाव लड़ा करते थे। आज पहली बार ऐसा है कि जहां पर मुद्दे के पे बात कर रहे हैं हम लोग, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। और मजबूर हो गई है बाकी पार्टियां भी, जो बड़े पुराने दल हैं, वो सब मजबूर हो गए इन मुद्दों पे बात करने के लिए। तो आधी जीत तो हमारी ऐसी हो गई है। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरह है, लगातार जेडीयू पेंशन में बदलाव किया है, लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था उसमें बदलाव किया है, लोगों को कहाँ पे राहत भरी लग रही है, जो 1100 रुपए लोगों को मिल रही है। देखिए, इस बात को आपको जड़ से समझना पड़ेगा। नीतीश जी ने वृद्धा पेंशन सिर्फ इसलिए बढ़ाया है कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग 2000 चीख चिल्ला रहे हैं। अच्छा। उनको लग गया कि अब लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है। जनसुराज कह रहा है कि हम आएंगे तो 2000 रुपए पेंशन हो जाएगा, तो उन्होंने आनंद फानंद में 1100 रुपए किया है। लेकिन अब चिंता मत कीजिए, नवंबर में जब जनसुराज की सरकार आएगी तो ये पेंशन 2000 हो गया। और जनता इस बात को समझती है और जनता इसके लिए नीतीश जी को शुक्रिया नहीं करती, जनता जनसुराज को शुक्रिया करती है कि जनसुराज ने इस मुद्दे को उठाया तो जाकर के पेंशन। लेकिन इसका क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं। हम 1500 कहे तो चाचा जो है कि 1100 कर दिए। अब तेजस्वी जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने कब 1500 कहा है और हम कब 2000 रुपए हम कब से कह रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कल्याणपुर की, तो कल्याणपुर में अभी आरजेडी की सरकार है। इसमें आरजेडी के प्रत्याशी जीते हुए यहाँ पे मनोज यादव, लेकिन इस जो सचिंदर सिंह यादव थे, ये काफी कम वोटों से हारे थे, तो बराबरी का टक्कर हुआ था। इन बीच आप क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से कल्याणपुर की जो मत आपके साथ होगी? देखिए, अगर आप यहाँ की राजनीति को समझेंगे, यहाँ के नहीं पूरे बिहार की राजनीति को समझेंगे, मैं कल्याणपुर की भी बात उसमें खास करके करूंगा। 3 तरह के वोटर हैं। एक ऐसा वोटर है जो आरजेडी पोलराइज्ड है, उसको लालू जी को वोट करना है।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मोदी जी को वोट करना है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्विंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लालू जी के डर से कुछ लोग भाजपा को देते हैं और भाजपा के डर से कुछ लोग लालू जी को देते हैं। अब सारा समीकरण उठा के देखिएगा, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जो बीजेपी के कैडर वोट माना जाता है अगड़ा वोट, वो सिर्फ इसलिए बीजेपी को देता है क्योंकि उसको कोई विकल्प नहीं था लालू जी को हराने के लिए। आज लालू जी को हराने के लिए जनसुराज एक विकल्प के रूप में है। और मैं मुसलमान भाइयों की बात करता हूं तो वो लोग लालू जी को सिर्फ इसलिए देते थे कि उनके दिल में लोगों ने भाजपा का डर बैठा रखा था। अब उन दोनों के पास एक विकल्प है। और जो स्विंग वोटर है वो क्या करता है, एक से परेशान होकर दूसरे को देता है और दूसरे को परेशान होकर पहले को देता है। कोई विकल्प नहीं था, आज तीसरा विकल्प जनसुराज है। रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप को देखा जा रहा है लगातार, लेकिन मनीष कश्यप सुनने में आया कि आपके क्षेत्र में आप बुला रहे हैं उनको, तो उसमें क्या आप कुछ रणनीति खेल रहे हैं इसके साथ? नहीं, मतलब मनीष कश्यप हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने विधिवत रूप से जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया है। उनके कार्यक्रम है कि जगह जगह पे पार्टी का प्रचार करना हर नेता हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है। अगर उसी क्रम में शेड्यूल बनता है तो हमारे यहाँ आएंगे और जनसुराज कर सकते हैं या फिर उनको पार्टी में प्रचार के लिए रखा गया है? अब देखिए, ये प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं, आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूं कि मैं इस बात का जवाब दूं कि मनीष कश्यप जी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ पार्टी का प्रचार करेंगे। मेरा मानना यह है कि हमारे दल में हर किसी नेता और कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। और मुझे बस यही कहूंगा कि पार्टी जो तय करेगी मनीष कश्यप के लिए या सुबोध तिवारी के लिए या किसी के लिए भी, वो कार्यकर्ता वही काम करेंगे जो पार्टी उनको भूमिका तय करके देगी। अच्छा, कल्याणपुर की बात करते हैं। कल्याणपुर में अभी जो हालात है धरातल पे, जो लोगों की हालात है, जो विकास की हालात है, ये काफी जो है कि पिछड़ा हुआ है। कल्याणपुर में विकास नहीं हो पा रहा है। घुसखोरी ब्लॉक में इस तरह के, इसका क्या शेड्यूल आपने बनाया है? चुनाव के बाद क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं आप? देखिए, जहां तक घुसखोरी का प्रश्न है, मेरा तो सबसे प्राइम मुद्दा यही है। घुसखोरी एक दिन में रुक जाए अगर विधायक चाह जाए तो। अच्छा, लेकिन विधायक इसलिए नहीं चाहता कि जो भी विधायक रहे हैं हर विभाग से उनका कमीशन फिक्स है। अच्छा, तो जब विधायक खुद ही कमीशन लेगा तो चोरी कैसे रोकेगा? और अगर कोई विधायक कहता है कि मैं कमीशन नहीं लेता हूं तो उससे जाकर के ये प्रश्न पूछ लीजिएगा कि भैया तुमको बिहार सरकार ने कितना तनख्वाह दिया है और उसके अगेंस्ट में आपके पास कितनी जायदाद और प्रॉपर्टी है, ये बता दीजिए। जनता को सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाया है इतने सालों में, वो क्या बिहार सरकार ने आपको एक विधायक जी को जो तनख्वाह दिया है उससे किया है? नहीं किया है ना। ये रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। ये अधिकारियों का कोई मजाल है कि आपको परेशान कर दे। इसलिए परेशान करता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें मिले हुए हैं पूरी तरीके से। कल्याणपुर की जनता को क्या समझाना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार को लेकर के? और आप जो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, रैलिया में किस तरह की आप जो है कि रणनीति अपना रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हम लोग जनता को बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि पहली बार बिहार में एक ऐसा मुद्दा आया है जो हमारा जेन्युइन मुद्दा है। हमारी लड़ाई क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, किसी नेता से नहीं है। हमारा लड़ाई है कि आजादी के इतने सालों के बाद 35 बरस के लालू जी और नीतीश जी के शासनकाल के बावजूद आज बिहार हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 28वें नंबर पे है। 28वें से ऊपर कैसे बढ़ेगा? आज 50 लाख से ज्यादा नौजवान मजबूरी में रोजी रोजगार के लिए 10-15 हजार रुपए महीने कमाने के लिए अपने घर अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर जाकर के हड्डी गलाते हैं तो घर का खर्चा चलता है। वो पलायन कैसे रुकेगा? आज यहाँ पे सरकारी स्कूल में शिक्षा की इतनी खराब व्यवस्था है कि जो जिस पैसे वाले लोगों का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ के कामयाब बन रहा है और गरीब आदमी का बच्चा बेटा बेटी पढ़ के मजदूर बन रहा है। अच्छा। वो कैसे रुकेगा? इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और यही हमारा एजेंडा है। 5 मुद्दा है, यही बात हर जगह करते हैं और जनता को ये बात समझ में आ रही है। लोग कहते हैं पहले तो ये कोई बात ही नहीं करता था, पहले तो लोग सिर्फ डर दिखाते थे। लोग डर दिखाते थे कि भाई भाजपा को नहीं वोट करोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। कोई मुसलमानों को डर दिखाता था कि भैया लालू जी को वोट नहीं करोगे तो भाजपा वाला तुमको देश से बाहर निकाल देंगे। और ये 35 वर्षों से यही राजनीति रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से जनता इसको नकार चुकी है। अब यहां से 3-3.5 महीने बाद चुनाव आने वाला है, अब रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, आपके पार्टी में क्या इस तरह का भी गतिविधियां है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसमें भागीदारी, सीट का बंटवारा हिंदू मुसलमान देकर के किया जा रहा है या फिर कुछ जेन्युइन तरीके से? नहीं,
ये बात बाकी दलों ने कहा है और हम कर रहे हैं। तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको उतनी हिस्सेदारी हम दे रहे हैं। आप हमारे संगठन में भी उठा करके देखेंगे, देखिएगा ऐसे 5 वर्गों में अगर देखा जाए तो हमारा समाज है, एक दलित समाज है, एक मुसलमान अल्पसंख्यक समाज है, एक अति पिछड़ा है और सामान्य है। आप हमारे पूरे संगठन को उठा करके देखेंगे तो इन 5 वर्गों के लोगों को एकदम बराबर तरीके से हक दिया गया। अच्छा। लेकिन ये दावा तो आरजेडी भी करती है, ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी तो अब आरजेडी पूछती है तो आरजेडी के नेता से जाके पूछ लीजिएगा, जो भी उनके सो कॉल्ड यहाँ पे नेता हैं, कि मुसलमानों का कितना जनसंख्या है उसके हिसाब से कितना सीट उसको मिलना चाहिए। मुसलमानों की जितनी जनसंख्या है बिहार में उसके हिसाब से 40 सीट बनता है। क्या लालू जी ने 40 सीट पे लड़ाया है मुसलमानों को? नहीं लड़ाया है। वो तो उनको वोट बैंक बना करके रखे हुए हैं कि भैया ये जाएंगे कहां, इनको हम सीट दें, टिकट दें या ना दें, इनको तो भाजपा का डर है, आएंगे मेरे पास। अब ये डर मुसलमानों के दिल से समाप्त हो गया है। और अब आएगा 243, जब टिकट लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी उसके बाद आप मेरे से बात करिएगा। तो बिहार में तो ज्यादातर चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई चल रही है। सब पुराने दिनों की बात हो गई। दुनिया को यह बात समझ में आता है कि चाचा मानसिक रूप से अब राज चलाने के लायक नहीं है और भतीजा आ जाए तो गुंडा राज दोबारा वापिस आ जाएगा। और बिहार के जनता को गुंडा राज नहीं चाहिए, बिहार को जनता का सुंदर राज चाहिए और जनता का सुंदर राज जनसुराज दे सकता है। ये चाचा भतीजा की जोड़ी एक बेहतर विकल्प है बिहार वालों के लिए, निश्चित रूप से बेहतर विकल्प है। आप हमारे नेता को, आपको क्या लगता है आज प्रशांत किशोर जी का जो व्यक्तित्व है बिहार में, आपको कौन सा नेता लगता है जो उनके सामने बात भी कर सकता है? इवन अब एक नेता का नाम बता दीजिए जो इतना काबिल हो। अभी तो कुछ ऐसा निकल के सामने नहीं आया है। कोई नेता है ही नहीं, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई है ही नहीं जो प्रशांत किशोर जी का मुकाबला कर सके, जिनके पास इतनी समझ हो, जिनके पास इतनी बुद्धि हो, जिनके पास इतना विजन हो। लेकिन प्रशांत किशोर पे तो लगातार बीजेपी के बी टीम का आरोप लगता रहता है कि बीजेपी का कैंपेन करते थे कहीं कहीं, आज आकर के बिहार में फिर वही कर रहे हैं। अरे उन्होंने बीजेपी का कैंपेन नहीं किया, उन्होंने हर दल का कैंपेन किया है। एक वकील केस लड़ता है तो आपका भी लड़ेगा, आज जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं कल वो जाकर फीस देगा तो उसका भी लड़ाई लड़ेगा। तो वो एक चुनावी प्रबंधन का काम करते थे और उन्होंने 1-2 नहीं 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री बनाया हुआ है अपने चुनावी प्रबंधन से। वो भाजपा के लिए भी किया है, तो क्या आरजेडी और जेडीयू का जो महागठबंधन है उसके लिए उन्होंने नहीं किया है? नीतीश जी की जब लुटिया डूब रही थी तो कौन बचाया है? प्रशांत जी बताएं। लेकिन वही लोग आज तो आरोप लगा रहे हैं ना कि भाजपा की बी टीम है बिहार में वही काम कर रही है। अच्छा, क्या काम कर रही है? आप मेरे को एक कारण बता दीजिए जिससे आपको लगता है कि भाजपा की बी टीम है। जो बातें सामने निकल के आ रही है, जो आरजेडी या फिर दूसरी पार्टियों की। नहीं, आरजेडी क्या कह रही है उससे मेरे को बहस नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं, कुछ तो बोलेंगे। आप एक पत्रकार हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि जनसुराज पार्टी का ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिससे आपको लगता है कि भाजपा की बी टीम है? उससे हम इस बात से नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पे बुला करके बोल दूं कि आप तेजस्वी जी के आदमी हैं, यहाँ पे आपको उन्होंने भेजा है, ये सच साबित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कहने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जा करके प्रशांत जी के भाषण को देख लीजिए, उनके स्टेटमेंट को देख लीजिए, उनको इंटरव्यू को देख लीजिए। जितना उन्होंने लालू जी को टारगेट किया है उससे कहीं ज्यादा नीतीश जी को टारगेट किया है, उससे कहीं ज्यादा भाजपा को टारगेट किया है। कैसे कह सकते हैं? पहले तो लोग सिर्फ भाजपा का नाम लेते थे, अब तो कोई कहता है कि यहाँ पे आरजेडी को फायदा पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि हम दोनों को जड़ से काट रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, एआईएमएम लगातार आरजेडी को निमंत्रण भेज रही है गठबंधन के लिए बिहार में, अगर गठबंधन हो जाती है तो क्या उससे जनसुराज कुछ असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा, ऐसे भी गठबंधन नहीं होने वाली है। एक तो हो नहीं रही है, अगर हो भी जाती है तो हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये लोग जाति की और धर्म की राजनीति करते हैं। आप मुद्दा समझिए, जो ओवैसी जी की पार्टी है वो एक धार्मिक पार्टी है, वो बोलती है मुसलमानों को इकट्ठा करके हम काम करेंगे। वो चाहती है कि लालू जी के साथ गठबंधन कर लें तो कुछ जो लालू जी के ज्यादा वोट बैंक में है उसमें से हमको कहीं कहीं पे सपोर्ट मिल जाए और मेरा सीट बढ़ जाए, इतनी सी राजनीति है। हमारा राजनीति बिल्कुल अलग है, हमारा सोच बिल्कुल अलग है, हमारा योजना बिल्कुल अलग है, हमारा मिशन, हमारा विजन बिल्कुल अलग है, जो कहीं ये फिट ही नहीं बैठते ना। हम तो जाकर के समझा रहे हैं कि भैया आपका बच्चा पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अबू यादव का बच्चा हो तब भी, मुसलमान का बच्चा हो तब भी, दलित का बच्चा हो तब भी। हम कहते हैं कि भैया आपका पलायन रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। वो मुसलमान का बच्चा हो तब भी, यादव का बच्चा हो तब भी, अगड़ों का बच्चा हो तब भी, पिछड़ों का बच्चा हो तब भी, सबका है। इन लोगों के पास ना ऐसा समझ है ना ये बातें कर सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर के, और सुब्रत तिवारी का क्या चर्चा है कल्याणपुर विधानसभा से आप लोग देख रहे हैं, तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता करके जरूर जाइएगा। मेरा नाम राजा बिहारी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।